अस्सलाम वालेकुम बेटा। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। एडिटोरियल एक्सप्लेनेशन सीरीज की वीडियोस दोबारा से स्टार्ट की जा रही हैं और पर्टिकुलरली जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनकी रिक्वेस्ट पे जो है वो अपलोड की जा रही है, क्योंकि इस चैनल पे मौजूद बहुत सारे बच्चे इन वीडियोस को नहीं देखते, शायद उन्हें ये फ्रूटफुल नहीं लगती। तो सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनकी तैयारी में जो है वो किसी किस्म का मसला ना आए, तो ये सीरीज दोबारा से शुरू की जा रही है, जिससे हर कोई जो है वो फायदा उठा सकता है। तो बेटा, जो आज के एडिटोरियल्स हैं उसमें पहला एडिटोरियल जो है उसको पाकिस्तान ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर से जो है वो उठाया गया है, और उसका टाइटल है पाकिस्तान डेट स्पाइरल चैलेंज टू इकोनॉमी। ये न्यूज़पेपर पाकिस्तान ऑब्जर्वर में पब्लिश हुआ है, और बेसिकली आप लोगों को पता ही है कि आईएमएफ ने जो है वो रिसेंटली पाकिस्तान को $7 बिलियन का जो है वो एक रिलीफ पैकेज जो है वो दिया था। और ये पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है और पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनकी जो है, या फॉरेन ऑफिस कह दें, उनकी एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स का नतीजा था। अब ये जो फंडिंग हुई है, इससे डेफिनेटली पाकिस्तान के इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं उनमें थोड़ी सी जो है वो कमी आई होगी, और पाकिस्तान की फाइनेंशियल हेल्थ थोड़ी सी बेहतर होगी, जिससे इन्वेस्टर्स के अंदर जो है वो थोड़ा सा ट्रस्ट आया होगा, ताकि वो पाकिस्तान के अंदर इजीली बगैर किसी डर के इन्वेस्ट कर सकें। एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो कंट्री डायरेक्टर हैं फॉर पाकिस्तान, योंग जी, उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमी स्लोली ग्रो कर रही है, इंप्रूव हो रही है, और इसके पीछे जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है वो एक तो ये है कि आपकी बेटर क्रॉप प्रोडक्शन हुई है। दूसरा, आपकी जो है जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इम्प्रूव हुई है, या आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसने जो है वो इम्प्रूवमेंट शो की है। अब पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ, आपको पता है, ये 15 और 16 अक्टूबर को एससीओ का जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स का समिट जो है वो उसको होस्ट किया, और जिससे ये पता चलता है कि नेबरिंग कंट्रीज में पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस बढ़ रही है। लेकिन इतनी सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के बावजूद भी पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक के चैलेंजेस जो है वो अभी मौजूद हैं। आईएमएफ ये कहता है कि पाकिस्तान की अपने एक्सटर्नल डेट को पे करने की सलाहियत अभी भी वीक है। नेक्स्ट 3 इयर्स में पाकिस्तान ने जो है वो तकरीबन 62.2 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो फॉरेन डेट की मद में या एक्सटर्नल डेट की मद में जो है वो पे करने हैं, और ये अमाउंट 110.5 बिलियन डॉलर हो जाएगी 2024 से 2025 से 2000, अब यूं समझ ले 2024 से 2029 के दरमियान ये अमाउंट बढ़ के 110.5 अरब डॉलर जो है वो हो जाएगी फ्रॉम 2024 टू 2029, अगले 5 साल के अंदर। तो पाकिस्तान को बहुत तेजी के साथ अपनी जो है वो इस फाइनेंशियल इश्यूज को एड्रेस करने की जरूरत है, ताकि उनकी इस इकोनॉमी जो है वो स्टेबलाइज हो सके। अब आईएमएफ ने ये एस्टिमेट किया है कि पाकिस्तान को इस साल अपने जो इस साल अपनी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग को जो है वो कवर करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 18.8 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो चाहिए, जो कि बढ़कर फिस्कल ईयर 25 टू 26 में 20.1 बिलियन डॉलर हो जाएगा, और 26 से 27 में जो है वो ये 23.7 बिलियन डॉलर्स हो जाएगा। तो हर गुजरते साल के साथ पाकिस्तान का जो है वो जो एक्सटर्नल डेट है या एक्सटर्नल जो फाइनेंसिंग है वो पाकिस्तान की जो है वो बढ़ती जाएगी। और इवन आफ्टर, अगर आपका जो है वो ये आईएमएफ का जो प्लान है पाकिस्तान के लिए 37 मंथ्स का, ये कंप्लीट भी हो जाएगा, तो फिर भी पाकिस्तान में फाइनेंशियल नीड्स बहुत ज्यादा हाई रहने वाली हैं। और ये शो करता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स है बड़ी सीरियस है, जो आगे जाकर पाकिस्तान को हर्ट कर सकती हैं। अब पाकिस्तान ने
अपनी जो रूट कॉजेज हैं जिनकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर जो है वो ये इकोनॉमी के क्राइसिस पैदा हुए, उनको एड्रेस करने की बजाय पाकिस्तान ने जो है वो आईएमएफ से बोरो करने का सोचा या दूसरे इदारों से जो है वो बोरो करने का सोच रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक डेंजरस साइकिल ऑफ डेट में जो है वो फंसता जा रहा है। आईएमएफ ने जो है वो हाईलाइट किया है अपनी रिपोर्ट के अंदर कि पाकिस्तान ने इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर दिया, और कंट्री जो है वो जो क्रूशियल सेक्टर होते हैं किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के, लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, उन पे इन्वेस्ट करने की बजाय बेतुकी चीजों पे जो है वो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है। और इस एक इम्बैलेंस से जो है वो सोशल इनइक्वालिटीज बढ़ी हैं, और इन सोशल इनइक्वालिटीज को देखते हुए रिफॉर्म्स की अब मजीद जरूरत जो है वो नजर आ रही है। फिर पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर की बात करें तो पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर जो है वो उसमें पहले ही इनएफिशिएंसीज हैं, सर्कुलर डेट हमारा तेजी से बढ़ता जा रहा है, और हम लोग जो है वो अनसस्टेनेबल सब्सिडीज जो है वो लोगों को देते जा रहे हैं। आईएमएफ ने कहा है कि जी आपको, सॉरी, आईएमएफ ये कह रहा है कि आपने टैरिफ्स तो इंक्रीज कर दिए इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर या एनर्जी के ऊपर, लेकिन आपने जो डीपर प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से आपकी जो एक्सपोर्ट है, जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स हैं, वो लेस अट्रैक्टिव होंगी और लेस कंपेटिटिव होंगी, क्योंकि सेम प्रोडक्ट आपको आपके कंपेटिटर कंट्रीज से सस्ते में मिल जाएगी, क्योंकि वहां पर एनर्जी की जो प्राइसेस है वो पाकिस्तान की निस्बत कम होगी। तो जब प्राइसेस कम होंगे तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होगी। फिर उसके अलावा इन्होंने बात की है टैक्स सिस्टम की। तो पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम जो है ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है आईएमएफ के अकॉर्डिंगली। आईएमएफ ने कहा है कि पाकिस्तान अपने जीडीपी का 12% जो है वो टैक्स की मद में कलेक्ट करता है, जबकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो जीडीपी का 20% स्पेंड करती है। कलेक्ट आप 12% कर रहे हैं, स्पेंड आप 20% कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, इससे आपका फाइनेंशियल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो आईएमएफ ने कहा है कि जी पाकिस्तान को अपने जो है वो टैक्स रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, टैक्स मेयर्स लाने की जरूरत है, ताकि जो आपका टैक्स कलेक्शन है वो 3% आपके जीडीपी का इंक्रीज हो सके। मतलब अगर आप 12% ले रहे हैं तो फिर ये बढ़ जाए 3% तक। लेकिन इन तमाम मेयर्स को लेने के लिए आपको पॉलिटिकल फैसले लेने होंगे, आपको पॉलिटिकल रेजिस्टेंस का सामना होगा, और जब तक आप पॉलिटिकली एक प्लेटफॉर्म पे तमाम सियासी पार्टीज इकट्ठी नहीं होंगी तब तक ये फैसले जो है वो नहीं लिए जा सकते या ये रिफॉर्म्स नहीं लाई जा सकती। उसके बाद अब पाकिस्तान को करना क्या है, इस एडिटोरियल के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान को अपनी एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। आपको अपना बिजनेस एनवायरनमेंट उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। आपको गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को कम करने की जरूरत है, और अपनी टैक्स बेस जो है उसको बढ़ाने की जरूरत है। ये वो तरीकाकार है जिसके थ्रू पाकिस्तान जो है वो अपनी इकोनॉमी को दोबारा से पैरों पे खड़ा कर सकता है। इसके अलावा कुछ टफ पॉलिटिकल डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे जो कि सीमिंगली लोगों में नापसंदीदा हो। लाइक आपको जो है वो बिजली की प्राइसेस इंक्रीज करनी पड़ेंगी, पेट्रोलियम प्राइसेस इंक्रीज करनी पड़ेंगी, लोगों को जो आपने सब्सिडीज दी हैं वो आपको वापस लेनी पड़ेंगी। आपको टैक्स में जो है वो थोड़ा सा सख्ती करनी पड़ेगी ताकि वेल्दी लोगों से भी टैक्स टैक्स निकाला जा सके। तो इस ये फैसले थोड़े से लोगों के लिए जो है वो अनपॉपुलर होंगे, बट इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस को खत्म करने का। तो ये बेटा इस एडिटोरियल में बात की गई थी, आप इसको पढ़ें तो इंशाल्लाह बहुत सारे फैक्ट्स आपको मिलेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे ऐसे राइटिंग में और करंट अफेयर्स में। उसके बाद बेटा जो हमारा नेक्स्ट एडिटोरियल है ये द नेशन न्यूज़पेपर में जो है वो पब्लिश हुआ है, और उसका टाइटल है वर्ल्ड वॉर। बेसिकली रिसेंटली अभी जो है वो एक न्यूज़ आई है सामने कि नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स जो हैं उनकी यूक्रेन रशिया वॉर में इन्वॉल्वमेंट हो रही है। ऑन मंडे एक फोटो जो है वो शो की गई जिसमें रशियन और कोरियन, नॉर्थ कोरियन फ्लैग्स जो है वो यूक्रेन के जो है वो डॉनबास रीजन के अंदर जो है वो लगे हुए दिखाई देते हैं, जिससे ये पता लगता है कि नॉर्थ कोरियन जो सोल्जर्स हैं वो यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर जो है वो अपना हिस्सा डाल रहे हैं। और रिसेंटली नॉर्थ कोरिया ने डिसाइड किया है कि वो अपने 10,000 सोल्जर्स जो है वो
यूक्रेन रशिया वॉर में भेजेगा, और पर्टिकुलरली जो अभी कुर्स्क रीजन के अंदर जो है वो जंग हो रही है, वहां पर जो है वो लड़ने के लिए 10,000 सोल्जर्स अपने भेजेगा। और इसने जो है वो यूक्रेन रशिया वॉर का एक शक्ल चेंज कर दी है। मतलब कुछ यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो ये मानते हैं कि नॉर्थ कोरिया की इन्वॉल्वमेंट यूक्रेन रशिया वॉर में इसको जो है वो किसी हद तक वर्ल्ड वार की जो है वो, या ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की सूरत देती है, या इसको आप वर्ल्ड वार का स्मॉलर वर्जन कह सकते हैं। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है समझना कि यूक्रेन रशिया वॉर में ऑलरेडी बहुत सारे कंट्रीज इन्वॉल्व हैं सिंस इट्स बिगनिंग। तो ये कोई नया फैक्टर नहीं है। अब नेटो की अगर हम बात करें तो यूक्रेन जो है जितना भी रशिया के साथ जंग कर रहा है उसमें नेटो की बड़ी सपोर्ट है, उसको बड़ी स्ट्रांग सपोर्ट हासिल है। और नेटो आपको पता ही है कि एक मिलिट्री अलायंस है, और ये जो है वो यूक्रेन को वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है, मिलिट्री एडवाइजर प्रोवाइड कर रहा है, और दूसरे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। और इन्हीं तमाम चीज़ों की मदद हेल्प से जो यूक्रेन है ये बैटल फील्ड में रशिया के खिलाफ फाइट बैक करता है। नेटो मेंबर्स ने इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन यूक्रेन के साथ शेयर की है, और ये इंफॉर्मेशन उन्होंने जो है वो ब्लैक सी और पोलैंड के बॉर्डर्स के एरिया से जो है वो कलेक्ट की है। अब यूक्रेन जो है उन्होंने सिर्फ नेटो फोर्सेस के ऊपर रिलाई नहीं किया, बल्कि वो फॉरेन फाइटर्स को भी यूज कर रहे हैं, मर्सनरीज को यूज कर रहे हैं, हाइड सोल्जर्स को यूज कर रहे हैं, इवन फ्रेंच फॉरेन लेन। अब फ्रेंच फॉरेन लेन ये क्या चीज है बेटा? बेसिकली फ्रांस के अंदर ये फ्रेंच फॉरेन लेन जो है, या इसको लीजन आप बोल सकते हैं, ये बेसिकली एक मिलिट्री यूनिट है जो कि फ्रांस की आर्मी में, सिर्फ इसी यूनिट के अंदर, फ्रेंच फॉरेन लेजन के अंदर तमाम दुनिया से लोग जो है वो आकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर नेशनलिटी। ठीक है। ये यूनिट जो है वो 1831 में जो है वो स्टार्ट की गई थी। और इसका मकसद ये है कि जो फॉरेनर्स हैं वो आकर फ्रेंच आर्मी के अंदर वॉलेंटरीली या रजाकाराना तौर पे जो है वो सर्व कर सकते हैं। और इसके फायदे ये होते हैं कि उन लोगों को पॉसिबली, क्योंकि वो फ्रांस के लिए सर्विसेज देते हैं, तो पॉसिबली उनको जो है वो फ्रेंच नेशनलिटी जो है वो मिल सकती है आफ्टर सेवरल इयर्स ऑफ सर्विसेज। सो ये भी यूक्रेन रशिया वॉर में जो है वो लड़ते हुए पाए गए हैं। और पर्टिकुलरली लास्ट ईयर कुछ मेजर बैटल्स हुई थी, उनमें जो है वो इनकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई। तो सिर्फ नॉर्थ कोरिया पहली दफा नहीं, बल्कि नेटो और नेटो के अलाइज काफी अरसे से लड़ रहे हैं। और उसके अलावा यूक्रेन फॉरेन फाइटर्स और जो भाड़े के जो सोल्जर्स होते हैं उनको भी जो है वो इन्वॉल्व करा जंग में। अब अ, अब क्योंकि नेटो जो है वो कंटिन्यूसली यूक्रेन की मदद कर रहा है, तो ये नेचुरल है रशिया के लिए कि वो भी अपने अलाइज को अपनी मदद के लिए बुलाए। रशिया भी फॉरेन फाइटर्स को यूज कर रहा है, मतलब चेचन सोल्जर्स को उसने यूज किया है। और उसने दूसरे अपने जो दोस्त ममालिक है जो जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं या जो उसके अलाइज हैं उनसे मिलिट्री इक्विपमेंट हासिल किए हैं। लेकिन जाहिरी तौर पे ये एक डायरेक्ट वॉर नहीं लगती, ये यूक्रेन रशिया वॉर ही लग रही है। बट अब ये यूक्रेन रशिया वॉर की बजाय रशिया और नेटो कंट्रीज की जो है वो जंग हो गई है, क्योंकि यूक्रेन अब नेटो के बिहाफ पे प्ले कर रहा है। और नेटो ने खुद डायरेक्टली ऑफिशियली जो है वो जंग के अंदर शमूलियत इख्तियार नहीं की, बट यूक्रेन नेटो की प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रहा है। तो नेटो यूक्रेन से लड़ाई मतलब नेटो से लड़ाई है। तो इस एडिटोरियल में यही बात की गई थी कि जो नॉर्थ कोरिया का इसमें शामिल होना, इसको वर्ल्ड वार कहना किसी हद तक ठीक भी है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत सारे कंट्रीज जो है वो शामिल हो चुके हैं। और अभी जो ब्रिक्स का समिट होगा कजान के अंदर, बल्कि शायद कंटिन्यू हो गया है, तो वहां पर जो है वो रशिया मजीद अपने अलाइज की जो है वो सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करेगा यूक्रेन रशिया वॉर में। तो ये बेटा इस एडिटोरियल के अंदर जो है वो बात की गई थी। अब बेटा हमारा तीसरा एडिटोरियल है सैंक्शंस हिपोक्रेसी। द नेशन न्यूज़पेपर में ये पब्लिश हुआ है, और बेसिकली ये वेस्ट के डबल स्टैंडर्ड के ऊपर जो है वो बात करता है। अभी आप लोगों को पता ही है कि इसराइल जो भी फलस्तीन के अंदर कर रहा है उसमें उसको वेस्ट की सपोर्ट हासिल है।
और ये जो इसराइल ने इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की है, वो उसने जो है वो वेस्ट का भांडा जो है वो फोड़ दिया है। वेस्ट जो ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज का चैंपियन बनने की कोशिश करता है, उन सबको एक्सपोज करके रख दिया है। फॉर अ लॉन्ग टाइम जो है वो वेस्ट जो है वो ये क्लेम करता रहा कि हमें ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना चाहिए और फेयर ग्लोबल ऑर्डर लेके आना चाहिए। लेकिन रीसेंट इवेंट्स जो है जो हुए हैं, जिसने वेस्टर्न जिसमें वेस्टर्न पावर्स ने जो है वो इसराइल को सपोर्ट किया है, और दूसरे कंट्रीज को जो है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके, अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके कंट्रोल करने की कोशिश की है। ये शो करते हैं कि वेस्ट जो है वो एक हिपोक्रेसी शो कर रहा है। उसके जो एक्शंस हैं वो मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ मुख्तलिफ किस्म के हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेस्ट जो है वो पाकिस्तान और ईरान जैसे ममालिक के एक्शंस को क्रिटिसाइज करता है, यहाँ पर कहता है कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, अफगानिस्तान के अंदर ही कहता है, लेकिन खुद जो है वो कंटिन्यूसली इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। और बल्कि ना सिर्फ सपोर्ट कर रहा है, बल्कि उनको वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है। और इसराइल के इसी एक्शंस की वजह से और वेस्टर्न कंट्रीज के इन्हीं सपोर्ट की वजह से वहां पर बहुत सारी जानों का जो है वो ज़िया हो रहा है। यूएस ने जो है वो 24 ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो ट्रेड ब्लैकलिस्ट में शामिल किया है, कि वो पाक और उनके ऊपर इल्जाम ये लगा है कि वो पाकिस्तान, ईरान और रशिया को जो है वो वेपन्स प्रोग्राम में सपोर्ट कर रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अब यूएस टेक्नोलॉजी को एक्सेस नहीं कर पाएंगी, क्योंकि यूएस को लगता है कि वो दुनिया के लिए खतरा बन सकती है वो ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो पाकिस्तान, ईरान और रशिया को सपोर्ट कर रही है वेपन्स प्रोग्राम में। लेकिन एक तरफ यूएस ये एक्यूजिशन बनाता है, लेकिन दूसरी तरफ वो इसराइल को वेपन्स और मिलिट्री एड प्रोवाइड कर रहा है, यूक्रेन को वेपन्स और मिलिट्री एड प्रोवाइड कर रहा है, जिससे लार्ज स्केल वायलेंस हो रहा है, लार्ज स्केल डेथ हो रही है। तो ये एक शो कराता है कि देर इज अ क्लियर कॉन्ट्रडिक्शन, कि कुछ कंट्रीज जो है वो यूएस को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए खतरा रखते हैं, और कुछ जो है वो उनको, कुछ को जो है वो ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रडिक्शन, या तो सबके ऊपर गलत इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी तो सभी कर रहे हैं फिर अगर देखें तो, लेकिन वो सिर्फ सिलेक्टिव कंट्रीज जो उसके इंटरेस्ट के साथ चलते हैं, वो चाहे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करें, उसको यूएस से कोई लेना देना, लाइक इसराइल। और जो कंट्रीज अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ जाते हैं, तो उनकी जो है वो छोटी सी बात को भी अमेरिका बहुत ज्यादा हाईलाइट करता है। इसी तरह यूएस जो है वो सिर्फ मिलिट्री एड नहीं रोकता, ये और भी टूल्स यूज करता है, लाइक फाइनेंशियल ब्लैक लिस्ट करवा देता है, जैसे पाकिस्तान का एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला था। इसी तरह ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट को जो है वो फैब्रिकेटेड फैब्रिकेटेड रिपोर्ट्स होती हैं। जब आप उनके अमेरिका के हिसाब से काम नहीं करते, तो उसको जो है वो लगता है कि आपके मुल्क के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, और जब आप उसके हिसाब से चलते हैं, तो फिर रिपोर्ट्स भी खुद ब खुद ही अच्छी हो जाती हैं। तो बेसिकली ये रिपोर्ट्स जो है वो इस हिसाब से बनती हैं कि अगर कोई कंट्री आपके साथ नहीं चल रहा, या आपकी पॉलिसीज के हिसाब से नहीं चल रहा, या आपके साथ अलाइन नहीं कर रहा आपके इंटरेस्ट के साथ, तो फिर आप जो है उसके ऊपर प्रेशर डालने के लिए ह्यूमन राइट्स वायलेशन की जो है वो रिपोर्ट्स पब्लिश कर देते हैं। और बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि आप अपने मुखालिफ कंट्रीज को, या वो कंट्रीज जो आपके साथ अलाइन नहीं करते, उनको टेररिस्ट सपोर्टर्स या ह्यूमन राइट्स वायलेटर्स जो है वो शो करें। और इसमें जो है वो इस प्रोपेगेंडा को फैलाने में, इस रिपोर्ट को फैलाने में जो है वो यूएस मीडिया और वेस्टर्न मीडिया जो है वो अपना पूरा पूरा किरदार जो है वो अदा करता है। लेकिन अब जो है दुनिया को पता चलना शुरू हो गया है कि यूएस की जो है वो क्या हिपोक्रेसी है, तो वो थोड़ा सा जो है वो इन रिपोर्ट्स को अब नहीं मानते, या ये रिपोर्ट्स या ये जो सैंक्शंस हैं अब लेस इफेक्टिव होती जा रही हैं। लाइक जैसे कंट्रीज वेनेजुएला हो गया या नॉर्थ कोरिया हो गया, इनके ऊपर यूएस के सैंक्शंस लगी हुई हैं। लेकिन फिर भी जो है वो अपनी कार्रवाइयों से, अपने जो एक्शंस हैं उनसे पीछे नहीं हटते। अब जैसे दुनिया को यूएस के बारे में पता चल गया है कि यूएस फलस्तीन में होने वाले वायलेंट एक्शंस को सपोर्ट करता है, तो पब्लिक ओपिनियन भी जो है वो, या ग्लोबल ओपिनियन शिफ्ट हो रही है। अब बहुत सारे लोग मुतबादिल लीडरशिप की तरफ देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अब जो ब्रिक्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को डिफरेंट कंट्रीज को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि आए हमें ज्वाइन करें, और इससे जो है वो यूएस के ऊपर रिलायंस उनकी कम हो जाएगी।
और जैसे जैसे अल्टरनेटिव्स लाइक ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन ये स्ट्रांग होती जाएंगी, वैसे वैसे रशिया यूएस का दुनिया में जो रोल है एज ए डोमिनेंट पावर वो वीक होता जाएगा। इसी तरह ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में चाइना जो है जैसे अब एक चाइना का रोल एज ए पीस मेकर जो है वो बड़ा हाईलाइट हुआ है। तो वो जो है चीज आपको क्या कहते हैं राइज होने से दुनिया को फील होगा कि अमेरिका के अलावा और भी कंट्रीज ऐसे हैं जो हमारी सुलह करवा सकते हैं अपना इन्फ्लुएंस दिखा के। तो इससे अमेरिका का जो एक स्टेटस है एज ए डोमिनेंट पावर वो वीक होना शुरू हो जाएगा। अब पाकिस्तान के लिए इस एडिटोरियल में क्या बात की गई? पाकिस्तान के लिए बात की गई है कि पाकिस्तान को अपने नेशनल सिक्योरिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए रादर रादर देन फॉलोइंग द यूएस ग्लोबल एजेंडा। इंस्टेड ऑफ अलाइनिंग विद यूएस, पाकिस्तान शुड फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग इट्स सेल्फ डिफेंस कैपेबिलिटीज। और ये कैसे होगा? जब पाकिस्तान अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ अपनी टर्म्स के ऊपर, अमेरिका की टर्म्स के ऊपर नहीं, अपनी टर्म्स के ऊपर ताल्लुकात बनाएगा। जैसे ईरान के साथ पाकिस्तान ने गैस पाइपलाइन जो है वो उस पर काम करना था, बट अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से, अमेरिकन धमकियों की वजह से पाकिस्तान ने उसके ऊपर काम रोका हुआ है। सो पाकिस्तान को उसके ऊपर जो है वो काम करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चल रहा है। तो ये एडिटोरियल जो है वो ये बात करता है, और इसी पाकिस्तान, और ये कहता है कि पाकिस्तान को अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए और ना कि किसी दूसरे मुल्क के इंटरेस्ट को। तो ये बेटा इस एडिटोरियल के अंदर बात की गई, आप इसको जरूर पढ़िएगा। और बेटा हमारा जो लास्ट एडिटोरियल है इसका टाइटल है अनलिवेबल सिटीज, और ये बेसिकली डॉन न्यूज़ में पब्लिश हुआ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है वो रिसेंटली एक रिपोर्ट पेश की है जिसका नाम है पाकिस्तान नेशनल अर्बन असेसमेंट रिपोर्ट। और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के जो शहर हैं, बड़े शहर भी और छोटे शहर भी, आर बिकमिंग लेस लिवेबल, क्योंकि वहां पर कंजेशन के इश्यूज हैं, लाइक बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा गाड़ियां हैं, लोग बहुत ज्यादा है। दे आर अनअट्रैक्टिव, मतलब वहां पर जो है वो कोई ऐसी खास अट्रैक्शन नहीं है जिसकी वजह से लोग जो है वो वहां पर तशरीफ लाएं। और तीसरा, वहां पर पोल्यूशन बहुत है। दीज प्रॉब्लम्स आर मेकिंग पाकिस्तानी सिटीज लेस competitive compared टू द अदर प्लेसेस। अब ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो रिपोर्ट आई है, इसमें उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान के बहुत सारे सिटीज के अंदर डाउनटाउन एरिया ही नहीं है। अब बट ये डाउनटाउन एरिया क्या होता है? डाउनटाउन एरिया बेसिकली किसी भी शहर का सेंट्रल पार्ट होता है, जहां पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती हैं, लाइक लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं और इंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, प्लाजाज वगैरह होते हैं वहां पे। उसके अलावा वहां पर स्टोर्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, पब्लिक स्पेसेस होती हैं, जहाँ ये ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग काम के लिए जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, पार्क्स वगैरह, कैफेज वगैरह में जाते हैं। इसकी एग्जांपल आपका जो है वो जैसे न्यूयॉर्क के अंदर न्यूयॉर्क डाउनटाउन एरिया है। जिस तरह से ये आपके सामने इमेज एक ओपन हो रही है, ये डाउनटाउन एरिया की एग्जांपल है। और अगर हम बात करें कराची में, तो थोड़ा सा कराची के अंदर जो है वो जो सदर का एरिया है, वो भी एक जो है वो डाउनटाउन की एग्जांपल है। बट जो ये रिपोर्ट जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है वो पब्लिश की है, उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान के अंदर डाउनटाउन एरियाज जो है ना होने के बराबर हैं। और डाउनटाउन एरियाज जो है वो बेसिकली सर्व एज द हार्ट ऑफ द सिटी। और अगर ये नहीं होंगे तो फिर आपके शहरों के अंदर जो है वो एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो अच्छी तरीके से नहीं होंगी, या फिर अननेसेसरीली जो है वो एक हजूम जो है वो स्कैटर्ड होकर मुख्तलिफ जगहों पर फिरता रहेगा। इसी तरह ग्रीन स्पेसेस जैसे पार्क हो गए, और इन ये बहुत कम है पाकिस्तान में, और ये एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं और लोगों को रिक्रिएशनल एक्टिविटीज प्रोवाइड करते हैं। ये बड़ी तेजी से पाकिस्तान से डिसअपेयर हो रहे हैं। कुछ जगहों पर ग्रीन प्रोजेक्ट्स जो है वो स्टार्ट किए गए हैं, लेकिन वो नॉर्मली उन एरियाज में जिनको हम पोश एरियाज कहते हैं, या जहाँ पर इलीट क्लास के या वेल्दी लोग रहते हैं। जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास एरिया है, वहां पर जो है वो चीजें बिल्कुल जो है वो खत्म हो गई हैं। रिपोर्ट फर्दर कहती है कि पाकिस्तान के अंदर पब्लिक स्पेसेस जो है वो खत्म होती जा रही हैं, और उसकी वजह यह है कि पब्लिक लैंड को बड़ी तेजी से जो है वो सेल किया जा रहा है, क्योंकि अर्बन लैंड आपको पता है शहरी जमीन बड़ी वैल्यूएबल होती है, और इसलिए जो उनको फौरी तौर पे सेल कर दिया जाता है। अब इसमें
क्योंकि लैंड पब्लिक है और इसको बड़ी तेजी से जो है वो डेवलपर्स के साथ सेल कर दिया जाता है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। तो ये शो कराती है कि पॉलिटिशियंस और डेवलपर्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जो कि लोगों के बेनिफिट्स को, लोगों की नीड्स के ऊपर अपने प्राइवेट फाइनेंशियल बेनिफिट्स को जो है वो वैल्यू देते हैं। उसके अलावा बेटा ये रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान के अंदर अर्बन पॉपुलेशन जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ रही है। 2030 तक शहरी इलाकों में रहने वाली पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 99 मिलियन तक पहुंच जाएगी, जो कि पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का 40% है। और ये पॉपुलेशन आगे जाकर और भी ज्यादा जो है वो बढ़ जाएगी। अब क्योंकि बड़ी तेजी के साथ आपके शहरों में आबादी बढ़ रही है, शहरों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पहले नहीं है, सर्विसेज वैसे ही बुरी हैं, तो इससे जो है वो मजीद शहरों के अंदर हालात जो है वो खराब होंगे, लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो मजीद डिटीरियोरेट होंगे। अब जरूरत किस चीज की है? वो कहते हैं कि इन तमाम इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए आपको जो है वो म्यूनिसिपल अथॉरिटी या लोकल गवर्नमेंट की जरूरत है, जो इन चीजों को, इन सिटीज को मैनेज करने के लिए, इनकी सर्विसेज की बारे में प्लानिंग करने के लिए जो है वो अपना रोल प्ले करें। पाकिस्तान में मसला ये है कि बड़े शहरों में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एट द सेम टाइम काम कर रही हैं, जो डिफरेंट एक्टिविटीज को देख रही है। कोई ऑर्गेनाइजेशन कूड़ा उठा रही है, कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सीवरेज के मामला को देखती है। तो इस ये जो फ्रेगमेंटेशन है, इससे क्या होता है, इससे आप जो सही तरीके से एफिशिएंटली काम नहीं करवा सकते। एक ऑर्गेनाइजेशन ठीक कर रही है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन काम ठीक नहीं कर रही, तो इससे स्टैंडर्ड्स ऑफ एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज होते हैं। तो एक तो ये जरूरत है कि आप लोकल गवर्नमेंट्स को लेके आए ताकि वही काम करें, या फिर आप जिन ऑर्गेनाइजेशन से एक्टिविटीज कराते हैं वो फिर एक ही किस्म के ऑर्गेनाइजेशन हो जो वो काम करें, रादर देन कि आप फ्रेगमेंटेशन कर दें कि एक काम किसी ऑर्गेनाइजेशन से, दूसरा किसी ऑर्गेनाइजेशन से। अब उसमें कुछ बड़ी, इस रिपोर्ट के अंदर कुछ बड़े सिटीज के चैलेंजेस का जो है वो इन्होंने हवाला दिया है। इन्होंने कराची की बात की है, तो इन्होंने कहा है कि कराची जो है वो उसमें काफी ज्यादा क्लास डिवीजन है। जो अमीर लोग हैं वो गेटेड कम्युनिटीज, गेटेड सोसाइटीज में रहते हैं। जो लो इनकम इंडिविजुअल्स हैं वो ऐसे एरियाज में रहते हैं जिनकी जो है वो हालत बिल्कुल ही गई गुजरी है। और सिटीज को एथनिक और रिलीजियस लाइन पे डिवाइड कर दिया, मतलब एक इलाका पख्तूनों का, एक इलाका मुहाजिरों का है, एक इलाका सिंधियों का है, एक पंजाबियों का है। तो उससे क्या होता है, एथनिक और वायलेंस बढ़ जाता है, रिलीजियस वायलेंस बढ़ने के चांसेस जो है वो ज्यादा है। अब कराची के पास क्योंकि लैंड लिमिटेड है, तो कराची जो है वो हॉरिजॉन्टली डेवलप होने की बजाय वर्टिकली डेवलप हो रहा है। यानी कि वहां पर जो है वो हाउसिंग नीड्स बढ़ रही है, तो वो बिल्डिंग्स जो है वो अब ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग्स बना रहे हैं, ऊंची से ऊंची बिल्डिंग्स बना रहे हैं, और बगैर किसी प्लानिंग के बना रहे हैं। लाहौर की बात करें तो लाहौर में जो है वो एक मेजर इशू ये है कि लाहौर बगैर किसी प्लानिंग के बड़ी तेजी से फैल रहा है। बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो कि टेक्निकली इलीगल हैं और वो काम कर रहे हैं, और कोई ऐसा सिस्टम आपके मुल्क में मौजूद नहीं है कि जो उन इलीगल सोसाइटीज को बंद कर सके। उसके बाद पेशावर की बात करें तो पेशावर में भी बहुत ज्यादा एक पॉपुलेशन राइज हुई, डेमोग्राफिक प्रेशर पड़ा, खास तौर पे केपीके में, पेशावर के अंदर। जब फाटा मर्जर हुआ, फाटा मर्जर के बाद बहुत सारे लोग जो है वो माइग्रेट करके पेशावर आ गए। अब एक अच्छी बात इस रिपोर्ट में पेशावर से रिलेटेड की गई है कि पेशावर की जो गवर्नमेंट है या केपीके की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कराची, सॉरी, पेशावर सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया है। उसके अलावा जो बीआरटी सिस्टम जो है, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है, जिसको 2020 में लॉन्च किया गया था, इसने भी ट्रैफिक कंजेशन को जो है वो कम करने में मदद की है, जिसकी वजह से पेशावर गवर्नमेंट को जो है वो, या केपी के गवर्नमेंट को जो है वो अप्रिशिएट किया जाता है। कोयटा की बात करें तो कोयटा जो है वो उसके अंदर हालात बिल्कुल ही खराब है। वहां पर कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आती या बहुत कम आती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है उसके प्रोजेक्ट्स बहुत कम हैं। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं बट वही जो गवर्नमेंट करती है, और उसकी वजह वहां पर मौजूद सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद की बात करें जो कि फेडरल कैपिटल है, तो वहां पर जो है वो बनाया इस्लामाबाद को इसलिए गया था कि वहां पर लो राइज बिल्डिंग्स हो, लेस डेंसिटी हो। लेकिन अब जैसे जैसे इस्लामाबाद की पॉपुलेशन बढ़ रही है, बहुत सारे लोग अपनी तालीम हासिल करने के लिए, काम करने के लिए
इस्लामाबाद की तरफ मूव करें तो वहां पर भी मजीद जो है वो हाउसिंग की जरूरियात को पूरा करने के लिए अब टॉल बिल्डिंग बनाने की जरूरत है। तो अब इस सिचुएशन जो है, इस रिपोर्ट के अंदर जो है वो हाईलाइट कर दी गई है पाकिस्तान के सिटीज के बारे में कि क्यों वो लिवेबल नहीं है। तो फौरी तौर पे जो है वो स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स ये है कि आप लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को जो है वो दोबारा से रीस्टार्ट करें। और क्योंकि लोकल गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं वो लोगों के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं, तो वो ग्राउंड लेवल पे रह के ग्रास रूट लेवल पे जो है वो इश्यूज को रिजॉल्व कर सकेंगे। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो सिटीज़ की सूरत हाल है वो बेहतर होगी और ये सिटीज़ लिवेबल होंगे। तो बच्चे ये आज के एडिटोरियल से उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इस वीडियो को देखें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।